साथियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम समाज का अर्थ, उसकी परिभाषा, समाज की विशेषताएं और समाज और एक समाज में अंतर को पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम समाज के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज को हम उस समय तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि उसके प्रकारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते। आज हम यहाँ पर समाज के कुछ प्रकारों पर, विशेष प्रकारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परंपरागत एवं मुक्त समाज की। परंपरागत समाज, साधारणतः परंपरागत समाज में परंपराओं एवं प्रथाओं का विशेष महत्व होता है। परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव होता है। व्यक्तियों के विश्वासों, दृष्टिकोणों एवं व्यवहार में धार्मिक या आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। ऐसे समाज में विज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण अधिकतर परंपराओं के आधार पर और कहीं कहीं जन्म के आधार पर होता है। व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने या सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि एवं जनमत का विशेष महत्व होता है। ऐसा समाज प्रौद्योगिकी दृष्टि से विकसित नहीं होता और इसी कारण यहाँ श्रम विभाजन व विशेषीकरण भी नहीं के बराबर होता है। ऐसे समाज में भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता का काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि परंपरागत समाज वह समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, जनमत, जन्म, भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता का विशेष महत्व देखने को मिलता है तथा परिणाम स्वरूप जिसमें सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन की गति सापेक्ष रूप से काफ़ी धीमी होती है। अब हम चर्चा करेंगे मुक्त समाज की। मुक्त समाज का तात्पर्य खुला समाज, ओपन सोसाइटी से है। साधारणतः इस प्रकार के समाज में परंपरागत समाज से कुछ भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे समाज में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा आदि का महत्व बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। इतना अवश्य है कि मुक्त समाज में परंपरागत समाज की तुलना में इन सब का महत्व बहुत ही कम होता है। मुक्त समाज रूढ़िवादी समाज नहीं होकर प्रगतिशील और सापेक्ष रूप से अधिक परिवर्तनशील समाज होते हैं। ऐसे समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जन्म, प्रथा, परंपरा आदि नहीं होकर व्यक्तिगत योग्यता या गुण होते हैं। यहाँ जाति व्यवस्था के बजाय वर्ग व्यवस्था का महत्व पाया जाता है। ऐसे समाज में जन्म, जाति, प्रजाति आदि के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण नहीं होकर शिक्षा, धन, गुण, योग्यता, व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। ऐसे समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों, कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत आदि का अनौपचारिक साधनों, प्रथा, जनमत, रूढ़ि, धर्म, नैतिकता की तुलना में अधिक महत्व पाया जाता है। मुक्त समाज में विज्ञान का व्यापक प्रभाव होता है। अगर हम संक्षिप्त में कहें कि मुक्त समाज वह समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धन, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण या योग्यता आदि को विशेष महत्व दिया जाता है और जिनके आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। ऐसा समाज रूढ़िवादी नहीं होकर प्रगतिशील और परिवर्तनशील होता है, जिसमें सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है और सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक दृष्टि से तीव्र होती है। आदिम समाज और सभ्य समाज, हम अगला प्रकार पढ़ेंगे। अब सभ्यता के स्तर की दृष्टि से यदि विचार करें तो मानव समाज को मुख्यतः दो प्रकार के समाजों में बांटा जा सकता है। पहला समाज आदिम समाज और दूसरा सभ्य समाज। आदिम समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है कि मानव शास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं और जिनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जिनमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की परिभाषा में कुछ अन्य विशेषताओं को जोड़ दिया, जैसे साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान एवं अध्यात्म विद्या का अभाव। आदिम समाज के अंतर्गत प्रमुखतः वे जनजातीय समाज आते हैं जो पहाड़ी, पठारी या घने जंगल प्रदेशों में निवास करते हैं और जो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ऐसे समाजों में सरल समाज भी कहा जा सकता है। भारत में अनेक जनजातियां जैसे कि टोडा, कमार
आदि आदिम समाजों के ही उदाहरण है। सभ्य समाज, सभ्य समाज वे समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफी विकसित प्रकार की होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का काफी विशेषीकरण पाया जाता है। इनमें साहित्य, कला एवं विज्ञान का विशेष महत्व होता है। इनमें शिक्षा का व्यापक प्रसार तथा विकसित प्रकार का राजनीतिक संगठन हमें देखने को मिलता है। द्वितीयक संबंधों एवं समूहों की सभ्य समाजों में प्रधानता पाई जाती है। परिवार, नातेदारी, धर्म, परंपरा एवं रूढ़ी का ऐसे समाजों में सापेक्ष दृष्टि से कम महत्व होता है। ऐसे समाजों में सामाजिक विभेदीकरण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसे समाज को जटिल समाज भी कहा जाता है। वर्तमान भारत का समाज और पाश्चात्य समाज सभ्य समाज के ही उदाहरण हैं। अब हम अध्ययन करेंगे सरल समाज और जटिल समाज। सरल तथा जटिल सापेक्ष शब्द हैं। एक समाज किसी अन्य समाज की तुलना में सरल हो सकता है और वही समाज किसी तीसरे समाज की तुलना में जटिल हो सकता है। इसके बावजूद भी इन दोनों प्रकार के समाजों में कुछ मौलिक भेद हैं जिन्हें स्पष्ट से समझ लिया जाना चाहिए। सबसे पहले हम सरल समाज को देख लेते हैं। सरल समाज का अर्थ उस समाज से है जिसकी संरचना तथा प्रकार्य सरल है या सरलता लिए हुए हैं। इसके विपरीत जटिल समाज वह समाज है जिसकी संरचना तथा प्रकार्य जटिल है या जटिलता लिए हुए हैं। विभेदीकरण की मात्रा के आधार पर सरलता एवं जटिलता के अर्थ को स्पष्ट समझा जा सकता है। विभेदीकरण का तात्पर्य अनेकता या भिन्नता से है। जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने कम विभेदीकृत हैं, विभिन्नताएं जितनी कम हैं, वह समाज उतना ही सरल है। इसके विपरीत जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने अधिक विशेषीकृत हैं या जितनी अधिक भिन्नताएं लिए हुए हैं, वह समाज उतना ही अधिक जटिल होगा। आदिम जनजातीय समाज सरल समाज के और आधुनिक सभ्य समाज जटिल समाज के उदाहरण हैं। अब हम कार्ल मार्क्स के जो समाजों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसकी चर्चा करेंगे। आर्थिक व्यवस्था को एक निर्णायक संस्था मानकर कार्ल मार्क्स ने अपना प्रसिद्ध वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आपने बताया कि व्यापक रूप से हम एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी तथा आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक निर्माण की प्रगति में कई अवस्थाओं में मान सकते हैं। अन्य स्थान पर आपने तथा एंजल्स ने आदिम, साम्यवादी, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवाद को मानव इतिहास का प्रमुख युग कहा। वोटोमोर ने बताया कि यदि हम इन दोनों योजनाओं को मिला दें तो हमें समाजों के 5 मुख्य प्रकार मिलेंगे: आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी तथा पूंजीवादी। चलिए इन समाजों पर चर्चा करते हैं। आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी, इसे आदिम साम्यवादी समाज भी कहा गया है। ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का। उत्पादन प्रणाली आदिम प्रकार की होती है। लोग तीर कमान एवं पत्थरों के कुछ औजारों की सहायता से थोड़ा बहुत उत्पादन एवं पशुओं का शिकार कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संयुक्त श्रम के आधार पर जो कुछ उत्पादन होता है उसे सब लोग आपस में बांट लेते हैं। ऐसे समाज में न तो वर्गभेद और न ही शोषण पाया जाता है। अगला जो प्रकार कार्ल मार्क्स ने बताया वो है एशियाई समाज। मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज का एक उदाहरण माना है। आपने एशियाई समाज की परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है, साथ ही जिनमें केंद्रित राज्य और नौकरशाही है, जिनकी शक्ति जलपूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। ऐसे समाजों में कृषि उत्पादन छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा किया जाता है और राज्य तथा नौकरशाही जलपूर्ति से संबंधित प्रमुख कार्यों को संपन्न करते हैं। अगला प्रकार जो बताया प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटी। ऐसे समाज की प्रमुख विशेषता परंपराओं का विशेष बोलबाला होता है। यहाँ पर व्यक्ति के व्यवहारों का निर्धारण परंपराओं के द्वारा ही होता है। ऐसे समाजों में उत्पादन की प्रणाली अधिक विकसित नहीं होती। लोग पशुपालन एवं खेती का कार्य साधारणतः कम विकसित औजारों की सहायता से करते हैं। ऐसे समाज में निजी संपत्ति की धारणा के होने से संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक आधार पर बने वर्ग देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर वर्ग के द्वारा दूसरों का शोषण और कभी कभी वर्ग संघर्ष भी हमें यहाँ इन समाजों में देखने को मिलता है। सामंतवादी समाज 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज और जापान सामंतवादी समाज के ही विभिन्न उप प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे समाजों में
भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर साधारण किसानों का अधिकार नहीं होकर कुछ सामंतों या जमींदारों का अधिकार होता है। ये लोग अर्धदास किसानों से खेती एवं उत्पादन कार्य कराते हैं। निजी संपत्ति की विकसित धारणा के कारण इस प्रकार के समाजों में संपत्ति का असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। ऐसे समाजों में सामंतों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है और वर्ग भेद व वर्ग संघर्ष पाया जाता है। इनमें राजनीतिक शक्ति भी कुछ व्यक्तियों में सीमित होती है। अगला प्रकार इन्होंने बताया पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाजों की स्थापना में मशीनों के आविष्कार एवं बड़े बड़े उद्योग धंधों का विशेष योगदान है। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन किया जाने लगा। उत्पादन के साधनों पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। उत्पादन कार्य वेतनभोगी मजदूरों की सहायता से किए जाने लगे। पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता गया और वे अधिकाधिक धनी होते गए। दूसरी ओर श्रमिक अपने श्रम को बेचकर मुश्किल से इतना ही कमा पाते थे जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप वर्ग भेद एवं वर्ग संघर्ष बढ़ने लगे। पूंजीवादी समाजों में औद्योगिक क्षेत्र में साधारणतः अशांति देखने को मिलती है। अब तक हमने जिन 5 प्रकार के समाजों की चर्चा की, उसके अतिरिक्त मार्क्स ने समाज का एक अन्य प्रकार समाजवादी समाज बताया है। रूस और चीन इस प्रकार के समाज का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स मानता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के बीच छुपे हुए हैं गरीब अमीर के भेद के बढ़ने और तीव्र वर्ग चेतना के जागृत होने पर वर्ग संघर्ष होगा, जिसमें पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। ऐसे समाज में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर सारे समाज का अधिकार इस पर होगा। ऐसे समाज में उत्पादन लाभ के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए किए जाएंगे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं। ऐसे समाज में धर्म, आध्यात्मिक शक्ति या परमात्मा को कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। अब हम भारत समाजों के किस प्रकार के अंतर्गत आता है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि भारत समाजों के किस प्रकार में आता है। मार्क्स के वर्गीकरण के अनुसार भारत एशियाई समाज की श्रेणी में आता है। मार्क्स ने एशियाई समाज की परिभाषा देते हुए कहा था कि यह एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है तथा साथ ही जिसमें केंद्रित राज्य और नौकरशाही है, जिसकी जल शक्ति जल पूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के परिवर्तन की गति काफ़ी तीव्र हो गई थी। वर्तमान समय में भारत संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है। सभी परंपरागत समूहों व संस्थाओं में कम या अधिक तीव्र एवं गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि भारत को सरल समाज माना जाए या जटिल समाज, इसे परंपरागत समाज माना जाए या मुक्त समाज। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना और प्रकारों में विभेदीकरण या भिन्नता की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब यह सरल समाज न होकर एक जटिल समाज है। भारतीय समाज को परंपरागत समाज माना जाए या मुक्त समाज, जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ दोनों ही प्रकार के समाजों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिन्हें देखते हुए न तो स्पष्ट है परंपरागत समाज और न ही मुक्त समाज या आधुनिक समाज भारतीय समाज को कहा जा सकता है। यहाँ संयुक्त परिवार, जाति, समुदाय, प्रथा, परंपरा, धर्म आदि का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का आज भी महत्व पाया जाता है। इन सब बातों को देखते हुए कई विद्वान भारतीय समाज को परंपरागत समाज मानते हैं, परंतु यहाँ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि धीरे धीरे इन सब का महत्व कम होता जा रहा है और प्रभाव इनका घटता जा रहा है। वर्तमान समय में यहाँ जिस तेज गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण हो रहा है, जिस तीव्र गति से शिक्षा और विज्ञान का प्रसार हो रहा है, जिस गति से धन व व्यक्तिगत गुणों का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिस तरह सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप जन्म के बजाय अर्जित गुणों को विशेष महत्व दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ यह एक परंपरागत समाज से मुक्त समाज या आधुनिक समाज की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यह संक्रांति यानी ट्रांजिशन की स्थिति से गुजर रहा है। भारतीय समाज में इस समय परंपरागत और मुक्त दोनों ही प्रकार के समाजों की विशेषताएं पाई जाती है, यद्यपि दिशा आधुनिकीकरण की ओर है, जटिल और मुक्त समाज बनने की ओर है। तो आज हमने समाज के प्रकारों पर विस्तृत चर्चा की। आप लोगों को समाज के प्रकार अच्छे से समझ आए होंगे। आप समाज के प्रकारों का वर्णन असाइनमेंट के रूप में करेंगे। धन्यवाद।